अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है खुशबू और इसकी राइटर है हाजरा रेहान। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दादा अब्बा ने अम्मी को कोई हदायत दी हो और वो बजा ना लाई हो। शायद अम्मी भूल रही हैं या फिर मौके की तलाश में हैं या फिर छोटे चाचा ने अम्मी को कसम दे दी होगी। और अगर ऐसा ही है तो मेरा तो फ़र्ज़ है कि मैं सच खोल कर बता दूं। मैंने दिल में फैसला करके एक बार फिर से खातून की तरफ देखा जो कि सिमटी सिमटाई सी सोफे पर बराजमान थी। लंबे गहरे स्याह बाल, घनी पलके और इनके ऐन नीचे चमकती हुई बड़ी बड़ी कटीली आंखें, नस्तवा नाक के कोने पर काला तिल जिसने इनके हुस्न में चार चांद लगा दिए थे और होंठों पर खिलता हुआ हल्का सा तबस्सुम कितनी खूबसूरत है। मैंने एक बार फिर इनके सरापे का जायज़ा लेते हुए छोटे चचा से इनका मुआजना किया। यूं तो छोटे चचा भी लंबा कद और मजबूत दहाना रखते हैं, मगर फिर भी पता नहीं क्यों छोटे चचा में वो खूबसूरती नहीं जो ऐसी खातून के शोहर होने के लिहाज से होनी चाहिए थी। कहाँ ये, कहाँ हमारे छोटे चचा, कोई जोड़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मैंने मायूसी से सर हिला दिया। एक काम जो कि मेरा हमेशा से पसंदीदा रहा वो था किसी भी शादी में जाकर दूल्हा दुल्हन का मवाजना करना। जहां मुझे दुल्हन बड़ी खूबसूरत हसीन लगती और दूल्हा अजीब बेढंगा दिखाई देता, मैं दिल में बाकायदा सोचने लगती कि काश रिश्ते के वक्त मैं भी मौजूद होती तो लड़की को हामी भरने से पहले ही बता देती कि लड़का इसका दूल्हा बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं, लिहाजा इनकार कर दे। इसी तरह कहीं दूल्हा अच्छा होता और दुल्हन एवं ही होती तो हमदर्दी दूल्हा के साथ हो जाती। कच्चा जहन था किसी फिल्म में काम करने वाले हसीन और दिलकशी में एक दूसरे से टक्कर खाने वाले दूल्हा दुल्हन ही देखना चाहती थी। और अब जबकि मैं वाकई ही रिश्ते की बातचीत के दौरान इत्तेफाक से मौजूद ही हूँ तो क्यों ना फ़ायदा उठाऊं। वैसे भी दादा अब्बा ने मेरे सामने ही अम्मी से कहा था कि छोटे चचा के बारे में लड़की और इसके वालिद को सच सच बता देना। दादा अब्बा को ये बात बड़ी अजीब लगी थी कि रिश्ते की बात पहले लड़की वालों की तरफ से की गई, लिहाजा अम्मी को अकेले जाने की बजाय 2-4 लोगों के साथ जाने की हदायत दी थी। मैंने अभी पेस्ट्री को आधा ही हड़प किया था कि खातून के कज़न ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, भाई तुम्हारे चचा तो डॉक्टर हैं, मज़े से जब बीमार पड़ती होगी दवाई मिल जाती होगी। क्यों? मैंने गौर से कज़न साहब को देखा। लंबे चौड़े बॉक्सर जैसे डबल डोल वाले गोरे चिट्टे, ऊपर से जब भी मुस्कुराते सफ़ेद दांत मोतियों की तरह झिलमिल करते नज़र आते। मैंने दूसरी नज़र खातून पर डाली। हाँ बिल्कुल ठीक, इन खातून को अपने कज़न से ही शादी करनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ कितना जच रहे हैं। मैंने नवाला ख़त्म करके कहा, छोटे चचा तो बस नाम के डॉक्टर हैं, ना कभी दादा अब्बा के टांगों में तकलीफ़ की वजह ढूंढ सके और ना ही कभी बड़ी फुप्पो की बीमारी को समझ सके। यहाँ तक के मोहल्ले में से कोई अगर कभी अपनी कोई रिपोर्ट दिखा दे तो हाँ हूँ करके जान छुड़ा लेते हैं। क्लिनिक में सारी शाम मक्खियाँ मारते रहते हैं, मजाल है कोई मरीज़ फटक जाए। कज़न साहब खी खी करने लगे और खातून समेत बाकी लोग बेचैनी से पहलू बदलने लगे। मगर मैं तो अब शुरू हो चुकी थी और चाहती थी कि सब कुछ सुनाकर ही दम लूँ। मैं फिर गोया हुई। काम भी कोई ख़ास नहीं करते, हर वक्त अकड़े अकड़े से रहते हैं। दादा अब्बा और बाबा जानी के डांटने के बावजूद सिगरेट पीते हैं। दादा अब्बा तो कहते हैं कि ये सिगरेट ही नहीं नशा भी करता है, तभी तो हर वक्त खोया खोया सा रहता है और इसी वजह से अपनी हाउस जॉब भी मुकम्मल किए बगैर ही क्लिनिक खोल लिया। दादा अब्बा कहते हैं कि एक नंबर का नखट्टू और निकम्मा लड़का है। अगर अम्मी और बाबा जानी इनको घर पर ना रखें तो भूखे ही मर जाएंगे। और पता है इनका शौक क्या है? मैं जानती थी कि अम्मी और छोटी फुप्पो मुसलसल मुझे घूर रही है, मगर मुझे इन खातून से ऐसी हमदर्दी हो गई थी कि मैं इनको हर कीमत पर छोटे चचा से बचाना चाह रही थी। कज़न साहब अब की बार कहका लगाकर हंस पड़े। मैं फिर शुरू हो गई, छोटे चचा तो बस हर वक्त मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएं जमा करते रहते हैं। बाबा जानी अब तक इनके लिए ढेरों परफ्यूम ला चुके हैं, मगर वो इस्तेमाल एक भी नहीं करते, बस एक बार सूंघ कर रख देते हैं। इनके कमरे में हज़ारों परफ्यूम की बोतलें पड़ी हुई हैं, खुद भी कई खरीद चुके हैं। बस नई लाई गई बोतल को खूब शौक से
खोलकर सूंघते हैं और फिर ये कहकर डब्बे में बंद करके रख देते हैं कि नहीं नहीं, ये वो खुशबू नहीं। मैंने देखा कि खातून बेचैन सी होकर उठ खड़ी हुई। वाह क्या लंबा कद है। मैं एक बार फिर से इनकी शख्सियत से मुतासिर हो गई। मेरा बस चलता तो मैं साफ दो टोक खातून से कह देती कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दें, मगर क्या करती, मैं बच्ची, मेरी बात की अहमियत ही कहाँ थी। मगर छोटी फूफी की शायद हद हो चुकी थी। उन्होंने माजरत की और मुझे लेकर वॉशरूम का बहाना करके दूसरे कमरे में चली आई। छोटी फूफी ने अकेले होते ही मेरे कान खींचे। हैं, वैसे घर में तू इतनी घुन्नी चुप्पी बनी रहती है, मगर यहाँ कैसे जुबान चला रही है, जैसे इसको सब सिखाकर भेजा गया है। क्यों? बड़ों के दरमियान में बातें करने से मना नहीं किया भाभी ने, और बकवास है कि बंद ही नहीं हो रही। अगर अब एक लफ्ज़ भी निकला तो जान से मार डालूंगी, समझी। छोटी फूफी ये कहकर जल्दी से वापस चली गई, जबकि मैं अपने हवास बहाल करने में लग गई। अब जो कमरे में गौर किया तो हैरान रह गई। 2-4 बड़ी लंबी चौड़ी मेज़ों पर मुख्तलिफ किस्म के मुजस्मे सजे हुए थे। एक मेज़ पर, जो कि शायद मुजस्मा साजी के लिए इस्तेमाल होती थी, इस पर मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े औजार पड़े हुए थे। मिट्टी का ढेर, पानी के छोटे छोटे बड़े प्याले। मैं चंद एक को बगौर देखती आगे बढ़ी तो दूसरी मेज़ पर कुछ सफ़ेद तो कुछ मिट्टी के रंग के, कुछ मुकम्मल तो जैसे कुछ अधूरे मुजस्मे नज़र आए। ज़्यादातर की सिर्फ शक्ल ही बनाई गई थी। कुछ ऐसे भी थे जिनके आधे चेहरे खूबसूरत तो आधे नहायत बदसूरत थे। एक दो ऐसे भी नज़र आए कि जिनकी आंखों को चेहरे की बनिस्बत बड़ा और बेढंगा सा बनाया गया था। किसी की ज़ुबान बेतहाशा बाहर को लटकी हुई थी, और इन्हीं सब मुजस्मों के दरमियान मुझे वो नज़र आया। ये मुजस्मा बाकियों से ज़रा अलग थलग था। जैसे एक तरफ बाकी बेढंगे बदसूरत और मुकर्रबा, तो एक तरफ ये मुकम्मल जामिया और दिल आवेज सा। मैं गौर करने के लिए और भी करीब गई तो हैरान रह गई, क्योंकि ये तो हूबहू छोटे चचा की कॉपी था। कैसा लगा ये कमरा? मुतरन्नम आवाज़ ने पीछे से पूछा। मैंने जल्दी से पलट कर देखा तो खातून खड़ी थी। इनकी तो आवाज़ तक खूबसूरत है। मैंने दिल में सोचा, मैंने बनाए हैं ये सब। मेडिसिन तो मैंने अपने वालिद के इसरार पर पढ़ी थी, मगर असल शौक़ मेरा मुजस्मा साजी है। जब भी फुर्सत मिलती है मैं यहाँ चली आती हूँ और अपने शौक़ की तस्कीन कर लेती हूँ। वो करीब ही रखी कुर्सी पर बैठ गई और मुझे कमर से पकड़ उठाकर मेज़ पे अपने सामने ही बिठा दिया। मैंने एक बार फिर से छोटे चचा के मुजस्मे को देखा और कुछ ना समझते हुए खातून से पूछना चाहा, मगर सोचा कि पूछूं भी तो क्या पूछूं। मुझे याद आया कि छोटे चचा ने मुझे ख़ास तौर से कहा था कि मैं खातून को चुपके से मौका मिलते ही एक अदद जुमला बोल दूं। मैंने गला खंगार कर इनको बताया, छोटे चचा ने आपके लिए एक पैगाम दिया है कि आप खुद को सज़ा ना दें। इनकी आंखें तजस्सुस से भर गईं। उन्होंने जल्दी से पूछा, और क्या कहा था? और कुछ नहीं, बस। मैंने नासमझी से सर हिला दिया, जबकि वो 2-4 गहरी सांस लेकर सोच में डूब गईं। एक कहानी सुनाऊं? उन्होंने थोड़ी देर के तौक़ुफ़ के बाद पूछा। अचानक खातून मुझे बड़ी पुरअसरार सी लगने लगी थी, जैसे इनकी बड़ी बड़ी गहरी खतई आंखों में कई राज थे जिनका कहीं ना कहीं छोटे चचा से भी ताल्लुक़ था। मैं अपनी बसात के मुताबिक समझने की कोशिश में बिल्कुल ही खामोश हो चुकी थी और सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफ़ा कर रही थी। एक लड़की, कितनी बड़ी खूबसूरत, हसीन सी इकलौती औलाद सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुई। बाप की जान मामा का बचपन में ही इंतकाल हो गया था, लिहाजा बाप को लड़की से और लड़की को बाप से हद दर्जा मोहब्बत थी, और वालिद के कहने पर ही इसने अपने शौक़ को कुर्बान करके मेडिकल की पढ़ाई इख्तियार की थी। कॉलेज में अक्सर लड़के इससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करते, कोई इसकी खूबसूरती से मुतासिर तो कोई इसकी अमारत से, और ख़ानदान में कज़न्स वगैरह भी बातों बातों में इससे अपने दिल का अहवाल कहते रहते। मगर वो मुमकिन हद तक शराफत से ज़िंदगी गुजार रही थी। सोचती थी कि शादी जिससे होगी इसी से मोहब्बत भी करेगी। इसकी मेडिकल की पढ़ाई मुकम्मल हुई तो हाउस जॉब शुरू की। कॉलेज के ही कई क्लास फेलो भी हाउस जॉब में इसके साथी थे। एक रात इसे एमरजेंसी वार्ड में इसकी ड्यूटी ना होते हुए भी तलब कर लिया गया। भागम भाग हॉस्पिटल
पहुंची तो मालूम हुआ कि जिन नए डॉक्टर्स की ड्यूटी थी वो किसी वजह से छुट्टी कर गए हैं। इसको बताया गया कि एक और डॉक्टर को भी बुलाया गया है जो कि रास्ते में है और जल्दी आ जाएगा। ये वही इसका क्लास फेलो डॉक्टर था जो खुद में मगन सा रहता था और लड़की को इससे बातें करने और साथ बैठने में मज़ा आता था। अब जो इसे हुलिये पर नज़र की तो शर्म आ गई। गर्मियों के लिहाज से लॉन के जोड़े में मलूस वो लड़की अब परेशान थी कि वापस जाकर कपड़े तब्दील करने का मौका नहीं था, जबकि जल्दी में इसका सफ़ेद गाउन भी घर पर रह गया था। इसने घर फ़ोन करके अपना एक जोड़ा और गाउन मंगवाया। एक दो बार इमरजेंसी वार्ड का चक्कर लगाकर वो वापस स्टाफ रूम में बैठी हुई थी। इत्तेफाक से इमरजेंसी वार्ड में भी कोई मरीज़ नहीं आया था। एक मरीज़ आया था जिसकी थोड़ी बहुत मरहम पट्टी करके फारिग कर दिया था, लिहाजा लड़की सुकून से स्टाफ रूम में थी। अचानक दरवाज़ा खोलकर कोई बेधड़क अंदर आ गया। वैसे तो इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी के दौरान कभी भी कोई भी नर्स या वार्ड बॉय स्टाफ रूम में डॉक्टर्स को बुलाने आ सकता है, मगर तमीज़ के दायरे में रहते हुए अंदर आने से पहले दस्तक ज़रूर देता है। लड़की जो एक सोफे पर नीम दराज सी थी घबराकर उठ बैठी। देखा कि वो बदतमीज़ कज़न था जिसके साथ इसी शाम काफ़ी बदतमीज़ी हुई थी। कज़न के हाथ में एक थैला था जिसमें यकीनन इसका गाउन और कपड़े भिजवाए गए थे। थैला इसके हवाले करते करते कज़न ने अचानक लड़की की गर्दन के गिर्द अपना बाजू डाल दिया और इसे खुद से करीब करते हुए शाम की बदमज़गी की माफ़ी मांगने लगा। कज़न चंद दिन हुए बाहर से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आया था और अब इसके लिए ज़ोरों शोर से लड़की देखी जा रही थी। जब कज़न इससे शादी का ख्वाह हुआ तो इसने अपने वालिद के सामने कज़न की बेहुदा हरकतों का पोल तो नहीं खोला, मगर रिश्ते से सख्ती से इनकार कर दिया। वालिद को अपना भतीजा कुछ ऐसा पसंद था कि उन्होंने लड़की के इनकार पर भी कज़न को इजाज़त दे दी कि अकेले में लड़की से मिलकर इसे मनाने की कोशिश कर ले। कज़न वालिद के सामने लड़की से बहुत इज्जत एहतराम से पेश आता, मगर पीछे हद दर्जा जलील करता। अब इतनी रात गए कि अकेले स्टाफ रूम में यूं तो कज़न माफ़ी मांग रहा था, मगर जिस तरह वो लड़की के साथ ज़बरदस्ती चिपट रहा था इसे पसंद ना आया। लड़की ने एक झटके से कज़न को खुद से अलहदा किया और इसे कमरे से जाने को कहा। यह सुनकर कज़न एकदम जुनून सवार हो गया। इसने लड़की को अपनी तरफ खींचा तो लॉन का कुर्ता चाक हो गया। लड़की शर्म से पानी पानी हो रही थी। इतने में इमरजेंसी वार्ड की ड्यूटी में तानियात दूसरा डॉक्टर भी अपनी धुन में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देता हुआ अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर ने इसे कंधों से पकड़कर लड़की से अलहदा किया। डॉक्टर के कंधे पर इसका गाउन लटक रहा था जो इसने लड़की की तरफ उछाल दिया। लड़की जब तक गाउन पहनकर दोनों की तरफ मुतवज्जा हुई तो देखा कि कज़न और डॉक्टर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं। कज़न बॉक्सिंग करता था और लड़की जानती थी कि ताकत में वो डॉक्टर से कहीं बढ़कर है। लड़की ने आगे बढ़कर दोनों को अलग करने की कोशिश की कि कज़न का एक ज़ोरदार घूंसा इसे भी पड़ा और वो चकराकर एक तरफ लुढ़क गई। डॉक्टर ये देखकर एकदम जोश में आ गया, मगर कज़न जान चुका था कि अब यहाँ ठहरना बेकार है, लिहाजा किसी न किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर भाग लिया। अब डॉक्टर नीम बेहोश लड़की की तरफ मुतवज्जा हुआ। घुंसा सर पर ऐसी जगह पर मारा था कि लड़की कभी बातों को समझ पाती, कभी एकदम बेहोश सी हो जाती। बस इतना याद है कि डॉक्टर ने एहतियात से उठाकर इसे सोफे पर लिटा दिया था। एक्सीडेंट या किसी नागहानी आफत के ज़ख्मी मरीजों के होश व हवास और रद्द अमल को देखने के लिए डॉक्टर इससे मामूल के सवालात करते करते अचानक एक अनोखा सा सवाल कर देते हैं जो बाज़ाहिर इस वक्त और मरीज़ से कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखता, मगर मरीज़ इस सवाल में फंसकर हवास में आने की कोशिश करने लगता है। जैसे आज चांद देखा था, आज मैच कौन जीता, नाश्ते में ऑमलेट खाया था कि हाफ फ्राई। डॉक्टर लड़की के सर को आहिस्ता आहिस्ता सहलाते हुए इसे हवास में लाने की कोशिश कर रहा था। एक दो घूंट पानी पीने के बाद लड़की ने आंखें खोली तो डॉक्टर को खुद पर झुका पाया। डॉक्टर ने वही हर्बा इस्तेमाल करते हुए लड़की से अचानक पूछा, आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती हैं? बहुत मशहूर कुन है। इसी असना में एक नर्स कमरे में दाखिल हुई। इसने जो कमरे के बिखरे हुए सामान को और लड़की को सोफे पर
नीम बेहोश और डॉक्टर को इस पर झुके देखा तो दरवाजे से ही चीखती चिल्लाती बाहर दौड़ गई। जब तक लड़की को होश आया पूरी रात गुजर चुकी थी। पुलिस डॉक्टर को पकड़कर हवालात में बंद कर चुकी थी और इसके बूढ़े वालिद थाने में इसकी ज़मानत के लिए परेशान बैठे थे। यहाँ लड़की के वालिद भी गैस व गज़ब दिखा रहे थे और अपना पूरा जोर लगा रहे थे कि डॉक्टर की किसी सूरत ज़मानत ना हो, जबकि डॉक्टर ने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ तक नहीं बोला था। लगता था वो लड़की के फैसले का मुंतज़िर था। मैं जो महबूब इसकी कहानी सुन रही थी, इनके अचानक खामोश होने पर गड़बड़ा गई। देखा तो छोटी फूफो ना जाने कब से कमरे में आकर हमारी बातचीत सुन रही थी। इनके कुर्सी से उठने पर छोटी फूफी खिलाफ तवक्का बड़ी नरमी से इनके कंधे पर हाथ रख के खड़ी हो गई। हैरत है तुम्हारे इस कज़न ने इतना कुछ करके भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, छोटी फूफी ने धीरे से कहा। मैं होश में आई तो आपकी भाभी हॉस्पिटल में मौजूद थी। उन्होंने मुझे हालात से बाखबर किया था, लेकिन जब तक मैंने पुलिस को असल सूरत हाल से आगाह किया, आप लोगों की जो बदनामी हुई थी वो तो हो ही चुकी थी। मैंने भाभी से माफ़ी की दरख्वास्त की थी, मगर लगता है कि वो अब बहुत थके थके अंदाज में बात कर रही थी। थोड़े तौक़ुफ़ के बाद फिर गोया हुई, मगर लगता है कि डॉक्टर साहब मुझे माफ़ नहीं कर सके। छोटी फूफी ने नफ़ी में सर हिला दिया। सच पूछो तो मैं तो बहुत ही डरी हुई थी कि पता नहीं तुम लोगों ने खुद ही बुलाया है तो ना जाने कितनी सलवातें सुनाओ। अब्बा जान भी कह चुके थे कि जो भी सुनाए चुप करके सुन लेना और खामोशी से वापस आ जाना। इनका एहसान है कि छोटे को जेल और मुकदमे से बचा लिया। हम सब छोटे को ही कसूरवार समझते रहे हैं, वो भी अपने नाम का एक है। आज तक एक लफ्ज़ नहीं कहा और शायद इसी ने भाभी को भी मना कर दिया था, वरना भाभी अब्बा जान को तो सच बता देती। वो नज़रें झुकाए खड़ी थी। छोटी फूफी ने ऊपर से नीचे एक बार फिर इनका जायज़ा लिया और गोया हुई। माफ़ी तलाफ़ी क्या करना, वो इस बात से ही डर गया होगा कि कहाँ तुम पढ़ी लिखी खूबसूरत आला ख़ानदान और कहाँ हम मस्त तबके के लोग, अच्छा खाते हैं अच्छा पहनते हैं, मगर तुम्हारे ख़ानदान जैसे ठाट बाट कहाँ। वो तो मुझे छोटे की पुरानी किताबों को रद्दी में बेचते वक्त तुम्हारी तस्वीर ना मिलती तो दुनिया इधर से उधर हो जाती, हम रिश्ता लेकर हरगिज़ ना आते। छोटी फूफी ने आखिरी चंद जुमले बड़े मैनीखेज अंदाज में अदा किए थे। इनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। वो बेचैनी से हाथ मलते हुए बोली, यहाँ तक तो आगे बढ़ गई कि बाबा को ज़बरदस्ती रिश्ते की बात बढ़ाने के लिए कहा। इससे ज़्यादा भला क्या कर सकती हूँ। छोटी फूफी अब इनको दिलासा देते हुए बोली, ओहो तुम फिक्र ही ना करो, बस तुमने पहल कर दी है ना तो इतरा गया है। मैं 2-1 दिन ऐसा लथाड़ूंगी, ऐसा सुनाऊंगी कि देखना तीसरे दिन ही शादी के लिए हामी भर लेगा। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। चलो शुक्र है कि अब ख़ानदान भर की परफ्यूम की फरमाइश से तो जान छूटेगी। छोटी फूफी ने हंसते हुए कहा, हाँ और इसी तरह शायद छोटे चचा सिगरेट भी छोड़ दें। मैंने बीच में टोका दिया तो जैसे दोनों की हंसी को ब्रेक लग गया। छोटी फूफी ने मुझे गुस्से से तिलमिलाते हुए देखा। अरे तुम घुन्नी चिप्पी यही हो, मैं तो भूल ही गई थी। चल निकल यहाँ से, और अगर किसी के सामने ये सब बकवास की ना तो जान से मार डालूंगी, समझी। मगर छोटी फूफी जाने से पहले इनसे कम अज़ कम ये तो पूछ लें। मैं खुद को छोटी फूफी के इतना करीब पाकर मिनमनाई। हैं क्या पूछूं, क्या पूछना था। छोटी फूफी को कुछ ना समझते हुए बोली, यही कि ये कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती हैं। इतनी देर में कि छोटी फूफी मेरी चालाकी को समझती, मैं से छलांग लगाकर बाहर निकल चुकी थी।